Hello students, I'm Rachna Chauhan and I'm your science expert. Today we will discuss a very important chapter of science of class 9th from physics section and chapter name is motion. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मोशन एग्जैक्टली. अगर नॉर्मली हम बात करें कि मोशन क्या होता है तो मोशन का मतलब है मूवमेंट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, दैट इज कॉल्ड मोशन. बट अगर हम टेक्निकली बात करें फिजिक्स की लैंग्वेज में, सो मोशन क्या है? मोशन इज अ फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एक ऐसा फिनोमिनन या ऐसा इवेंट है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है. सपोज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक पर्सन है, राइट इसकी अपनी कोई पोजीशन थी. अब इस पॉइंट से इसने लगातार क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज करना शुरू कर दिया, राइट यानी कि हर अलग अलग पॉइंट पे इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. सो हम कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है या ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस स्टेट में है, मोशन की स्टेट में है, राइट. अब अगर हम स्टेट की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके की स्टेट होती हैं. एक होती है रेस्ट और दूसरा होता है मोशन. रेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ने अभी मोशन यानी मूवमेंट करना शुरू नहीं किया है, वो अपनी एक फिक्स पोजीशन पे है, राइट. और मोशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो लगातार चेंज हो रही है. अब इस चैप्टर को अच्छे से डीप में समझने के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक आपने लाइक प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे जो कि आपके फिज़िक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से रिलेटेड होंगे, राइट. जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन फोर्सेस, बैलेंस, अनबैलेंस फोर्सेस, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए होंगे. बट क्लास 9th में जब आप आते हैं तो क्लास 9th से आप जब फिज़िक्स पढ़ते हैं तो ये आपका एक ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, राइट यानी कि ऑफिशियली फिज़िक्स को अब आपने पढ़ना शुरू किया है. तो आपको पता होना चाहिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जिससे कि आप समझ सकें कि ये चैप्टर मोशन आप क्यों पढ़ रहे हैं, राइट इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजंस हैं. तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम डिस्कस करते हैं कि फिज़िक्स होता क्या है एग्जैक्टली. फिज़िक्स का बेसिक अगर हम डिस्कस करें तो फिज़िक्स इज़ बेस ऑफ एवरीथिंग, यानी कोई भी चीज़, अगर कोई भी इवेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है आपके आसपास तो उसका जो बेस है, उसका जो रीज़न होता है वो हमें फिज़िक्स से पता चलता है, राइट यानी हम जो भी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं नेचर की वो हमें फिज़िक्स से आती है. सिंपली फिज़िक्स एक इंटेलिजेंस देने वाला सब्जेक्ट है, यानी आसपास जो भी कुछ होता है उसका बेस फिज़िक्स ही होता है, राइट. अब अगर हम बात करें फिज़िक्स की जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसको भी देख लेते हैं. फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. फिज़िक्स क्या है, साइंस की ब्रांच है विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन. यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं नेचुरल फिनोमिनन्स की. अब नेचुरल फिनोमिनन्स क्या होते हैं? नेचुरल फिनोमिनन्स का मतलब है कि हमारे आसपास क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि आप घर से स्कूल जा रहे हैं, राइट आपके घर में फ़ैन चल रहा है, आप खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, राइट ये सब क्या है, नेचुरल फिनोमिनन्स हैं. तो इन सब के पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, या ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन सब का जो हमें नॉलेज मिलती है वो किससे मिलती है, फिज़िक्स से, राइट यानी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सारे जितने भी इवेंट्स हैं, जो नेचुरल इवेंट्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मीज़र्ड, यानी जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मीज़र कर सकते हैं, यानी उनकी कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़. इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि आपके पास टाइम है, राइट आप टाइम को निकालते हैं सेकंड्स में, या फिर आप मिनट्स में निकाल सकते हैं, आवर्स में निकाल सकते हैं. तो इसको हम वैल्यू निकाल सकते हैं टाइम की, राइट यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की आ सकती है. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मास की, यानी किसी चीज़ का मास सपोज 5 kg है तो आपने इसको kg में मीज़र किया, राइट तो किलोग्राम क्या हो गई, इसकी फिजिकल क्वांटिटी,
जिसमें हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अच्छा, ऐसे ही हम बात कर सकते हैं फोर्स की, लेंथ की। तो फोर्स सपोज 5 न्यूटन का आपने किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाया तो वो भी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ऐसे ही लेंथ सपोज आपने एक पेन लिया, पेन की कुछ लेंथ होगी, अपनी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी जो कि आप सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं। अब इनके टाइप्स देख लेते हैं। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। इट इज़ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती, राइट। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है पहले ये समझते हैं। सो मैग्नीट्यूड जो होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। यानी आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज कीजिए मास आपने मेज़र किया, ठीक है, मास आपने निकाला कि 5 किलोग्राम है। तो यहाँ पर 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर्स में आ रहा है, राइट। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, मास, यानी मास का जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर में आंसर निकाला दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, राइट। अब हम बात करते हैं फिर से स्केलर क्वांटिटी की, यानी कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसमें मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होती, यानी किसी भी डायरेक्शन में जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट। तो हमें वहाँ पे कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, ठीक है, डायरेक्शन का फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ा। अब सेकंड है टेम्परेचर, इसका एग्जांपल और हम टेम्परेचर भी ले सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर आपने लिया किसी भी ऑब्जेक्ट का 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर मीज़र किया तो आपने यहाँ पे कोई डायरेक्शन थोड़ी ना देखी, आप यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर सिंपली हमने टेम्परेचर मीज़र कर लिया 100 डिग्री सेल्सियस, डायरेक्शन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं कि किस डायरेक्शन में टेम्परेचर है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, यानी बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यहाँ मैग्नीट्यूड भी आ गया और उसके साथ एक चीज़ डायरेक्शन और ऐड हो गई, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या होता है, ठीक। सपोज इसके एग्जांपल्स हैं जैसे आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ठीक है। अब इसको, ये जो आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आप अभी चैप्टर में आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब वेक्टर क्वांटिटी को हम एक सिंपल एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जैसे कि फोर्स है, सपोज आपके पास ये एक बॉक्स है, राइट। अब इस बॉक्स को आपको यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, इस पोजीशन पे रखना है, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फोर्स लगाएंगे। मान लिया कि ये जो फोर्स लगाया है ये 5 न्यूटन का है, ठीक है। अब ये 5 न्यूटन जो आपने फोर्स लगाया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया। अगर आप जो मैंने एरो बनाया है इसी डायरेक्शन में इसको लगाएंगे तब आप इसकी पोजीशन, इस डब्बे को यहाँ से उठा के यहाँ पर रख पाएंगे, इसकी पोजीशन चेंज कर पाएंगे। लेकिन यही फोर्स अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में लगाते, यानी कि आप अगर फोर्स इस तरह से लगाते, ठीक है, तो यहाँ डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इसका मतलब हुआ कि उसकी पोजीशन को अब आप यहाँ पर नहीं रख पाएंगे। अब इस डब्बे का जो पोजीशन होगी वो कुछ और हो जाएगी, यानी कि ये कहीं इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे, राइट। यानी यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि हमें डब्बे की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो किस डायरेक्शन में मूव करनी है, तो हमें उसी डायरेक्शन में ही फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो फोर्स क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की भी बात हो रही है, राइट। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के जो आप डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे स्केलर में अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब स्केलर जो क्वांटिटी है
स्केलर क्वांटिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका डिस्टेंस, जिसको हम मीज़र किस में करते हैं, मीटर में, स्पीड, टाइम, मास, इन सबको मीज़र करने के लिए इनके कुछ ना कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे कि टाइम का सेकेंड, मास का किलोग्राम, ऐसे ही टेम्परेचर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के। ऐसे ही कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ देख लेते हैं, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट एंड मूवमेंट। तो इन सबको भी हम मीज़र कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक डायरेक्शन भी हमें चाहिए कि किस डायरेक्शन में बात हो रही है, राइट। तो इनको मीज़र हम किस में करते हैं, आप डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को मीज़र कर सकते हैं मीटर में, राइट। वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इस तरह से आप इसको इजीली मीज़र कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट्स एंड सिंबल्स। यूनिट्स और सिंबल्स जो होते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें, तो फिजिकल क्वांटिटी को जिस भी चीज़ में मीज़र करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके यूनिट्स या और सिंबल्स। जैसे कि आपने अभी जो पीछे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ी, तो उसमें आपने देखा होगा जो मास होता है वो किलोग्राम में हम मीज़र करते हैं, ग्राम में मीज़र करते हैं, राइट। तो मास की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, किलोग्राम, और इसका जो सिंबल है, सिंबल क्या हो गया, केजी। इसी तरीके से ग्राम, ग्राम का सिंबल क्या हो गया, जीएम, यानी कि यहाँ पे यूनिट हो गई ग्राम और इसका सिंबल आपने देख लिया जीएम होता है। इसी तरीके से हम अगर बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस को आप किस में मीज़र करते हैं, मीटर में मीज़र करते हैं, तो मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गई किस फिजिकल क्वांटिटी की, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर, और मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल एम होता है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट की, जो कि है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स जो होता है ये फिजिक्स की ही ब्रांच है। जैसे साइंस की आपने ब्रांच देखी थी, साइंस की ब्रांच जैसे बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ऐसी फिजिक्स की भी अपनी कुछ ब्रांचेस होती हैं जिसमें हम डील करते हैं यानी स्टडी करते हैं मोशन की। यानी मैकेनिक्स फिजिक्स की ही एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स की और भी ब्रांचेस हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स हो गया, राइट, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट की स्टडी करते हैं, और जो थर्मोडायनेमिक्स है इसमें हम हीट की स्टडी करते हैं। इसी तरीके से मैकेनिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं, राइट। जो चैप्टर आप अभी रीड करेंगे, जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं मोशन, वो किसके अंदर आता है, फिजिक्स की ब्रांच जिसका नाम है मैकेनिक्स, इसके अंदर आता है, राइट। अब हम देखते हैं रेस्ट क्या होता है। An object is said to be rest if it does not change its position, यानी कि इसकी पोजीशन में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम, राइट। किसी भी एक टाइम इंटरवल की बात करते हैं, अगर टाइम कुछ भी टाइम पीरियड में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वो जहाँ है वहीं है, वहीं पर रखी है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं हमारा जो घर है, घर जो है उसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगी, वो जहाँ है वहीं रहेगा, राइट। ऐसे ही आपका जो स्कूल है, स्कूल की भी पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये चीज़ें किस में है, रेस्ट की पोजीशन में है, राइट। अब हम देखते हैं कि मोशन क्या होता है। An object is said to be in motion if it change its position with respect to the surrounding with time। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो मोशन होता है, मोशन का मतलब होता है changes its position, यानी अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, राइट। यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम में उसकी पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज हो रही है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मूविंग हैंड ऑफ वॉच क्लॉक, यानी आपके घर में जो वॉच लगी होती है उसकी जो आपके हैंड्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि वो मोशन की स्टेट में है। अ कार रनिंग ऑन अ रोड, अगर कोई भी गाड़ी रोड पे चल रही है तो वो भी एग्जाम्पल है मोशन का। अ मूविंग ट्रेन, ट्रेन हम यहाँ लिख देते हैं, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, मूविंग
ट्रेन, तो मूविंग ट्रेन भी किसका एग्जाम्पल है? मोशन का। इसी तरीके से बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, तो अगर कोई भी बर्ड फ्लाई कर रहा है तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? मोशन का, राइट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी हम डिस्कस करते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ध्यान से इसको समझते हैं। फॉर ऑब्जर्विंग मोशन वी कंसीडर अ रेफरेंस पॉइंट और ऑरिजिन। जब भी हम मोशन को कंसीडर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, यानी किसी भी चीज़ का मोशन हमें देखना है कि कितना मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसका ऑरिजिन देखते हैं, यानी उसका रेफरेंस पॉइंट चेक करते हैं, ठीक। अब ये रेफरेंस पॉइंट को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपका घर है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है। अब यहाँ से आपने चलना शुरू किया और यहाँ पर आपका ये स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ से आपने चलना शुरू किया, यानी ये क्या है? आपका ऑरिजिन है, जिसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। और कुछ टाइम इंटरवल आपने कवर करके आप कहाँ पहुँच गए? अपने स्कूल में पहुँच गए। तो स्कूल से, घर से स्कूल पहुँचने के लिए आपने कुछ डिस्टेंस कवर की होगी, राइट। तो स्कूल के रिस्पेक्ट में आपका घर क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट जहाँ से आपने चलना शुरू किया था, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन जो है नॉर्मली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है लीनियर, सेकंड है सर्कुलेटरी, थर्ड है ऑसिलेटरी। लीनियर मोशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, राइट। ये आपका यहाँ से इसका ओरिजिन हो गया और यहाँ इस पॉइंट पर ये फाइनल पहुँच गया, राइट। तो यानी कि इसका जो मूवमेंट हो रहा है, जो ये मोशन कर रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो ये हो गया लीनियर मोशन, ठीक है। अब सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि सर्किल की शेप में मूवमेंट कर रहा है, जैसे फैन है, फैन जो है वो लगातार घूमता रहता है, तो उसका मोशन कैसा हो गया? सर्कुलेटरी मोशन हो गया। ऐसे ही ऑसिलेटरी मोशन हम देख लेते हैं। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? इस तरह से मूवमेंट होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, फिर अपने मिड पॉइंट पे आया और फिर से उसने मोशन जो है स्टार्ट कर दिया। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जो घड़ी का पेंडुलम होता है, राइट, पेंडुलम का जो मोशन होता है वो इस तरीके से ही होता है, ठीक है। तो ये ऑसिलेशन मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से फिर फर्स्ट वाले पॉइंट पे चला गया, तो इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक। अब इस चैप्टर मोशन में हम रीड करेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है डिस्टेंस, उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद है स्पीड, फिर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होती है, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन क्या होता है, राइट। तो ये 5 तो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जिसमें है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ्स में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हम स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की। और हमारा लास्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी सबसे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नाम है डिस्टेंस। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, अगर वो ट्रेवल कर रहा है किसी पाथ पर, तो जितनी भी उसने लेंथ कवर की होगी, यानी जितनी भी दूरी वो चला होगा, जितनी भी उसने लंबाई तय की होगी उस पाथ पर, वो क्या कहलाती है? उसकी डिस्टेंस कहलाती है, राइट। अब जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी ज़ीरो। डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, राइट, और ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चलता है, ट्रेवल करता है, तो हमेशा उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आती है, यानी कोई डिस्टेंस या लेंथ तो वो कवर करता ही है, तो इसको हम कभी भी ज़ीरो नहीं ले सकते, राइट। इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर, और जो डिस्टेंस है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। यानी कि डिस्टेंस को जो हम मीज़र करते हैं वो
मीटर में मीज़र करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं जिसके थ्रू आप डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं। जैसे कि आप किलोमीटर का यूज़ कर सकते हैं, राइट, ये आपका किलोमीटर हो गया। ऐसे ही आप इस डिस्टेंस को सेंटीमीटर में भी मीज़र कर सकते हैं। अब डिस्टेंस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये जो इमेज है, इसमें कुछ आपको पॉइंट शो हो रहे हैं, राइट। जैसे कि एक पॉइंट हमारे पास O है, एक हमारे पास ये C पॉइंट है, एक B पॉइंट है और एक A पॉइंट है, राइट। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और इस स्ट्रेट लाइन में हमने कुछ गैप्स दिए हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं, राइट। यहाँ पर देखिए इनके बीच का गैप आपको दिख रहा है 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ भी 5, यानी जितना भी गैप है वो इक्वल लेंथ पर है, यानी 5 किलोमीटर के गैप्स हैं। अब मान के चलते हैं कि कोई एक पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्ट है जो कि O पॉइंट पर है। अब यहाँ O पॉइंट से उसने चलना शुरू किया और चलते चलते वो आ गया A पॉइंट पर, राइट। अब A पॉइंट तक उसने कितनी दूरी तय की होगी, कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 60 किलोमीटर। जैसा कि आपको लाइन पे दिख रहा होगा कि उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। अब मान के चलते हैं कि वो A पॉइंट से उसने फिर से अपना ट्रैवल स्टार्ट किया और वो अब आ गया B पॉइंट पर, राइट। अब ये जो B पॉइंट पर वो आया तो हम देख लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर की होगी। आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर का गैप है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ पर भी 5 किलोमीटर, यहाँ भी 5 किलोमीटर और लास्ट वाला जो है इसमें भी 5 किलोमीटर, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर, राइट। तो 60 तो उसने पहले कवर किया O पॉइंट से A पॉइंट तक जाने के लिए, उसके बाद उसने कवर किया 25 किलोमीटर, यानी 60 + 25, तो टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर की वो हो गई 85 किलोमीटर, राइट। अब हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो भी आपका इनिशियल पोजीशन होती है और जो फाइनल पोजीशन होती है उनके बीच में कितनी लेंथ कवर यानी कितनी डिस्टेंस आपने कवर की है वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अभी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होती है? इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चलना शुरू करता है, ठीक है। और फाइनल पोजीशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस जगह पे जाके रुकता है, यानी कि जिस पॉइंट पर वो अपना ट्रेवल एंड करता है, राइट। अब इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि आप अभी घर पर हैं, घर से आपको स्कूल जाना है, तो घर से स्कूल जाने के टाइम पर घर क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन, और आपका जो स्कूल है वो हो गई आपकी फाइनल पोजीशन, राइट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे छोटा रास्ता, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप घर से स्कूल जाने की कवर करेंगे वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब आपने जो लास्ट स्लाइड्स हैं उसमें देखा कि वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है, राइट। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कैसे हो सकता है इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। इसके साथ ही जो एसआई यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट की वो होती है मीटर, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जो डिस्टेंस था ना उसकी भी एसआई यूनिट मीटर थी, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट सेम होती हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की डिस्टेंस ही होती है, राइट। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि O पॉइंट पर है, राइट। अब O पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू हुआ, इसने ट्रेवल स्टार्ट किया और ये आ गया B पॉइंट पर, राइट। अब B पॉइंट पे आने के बाद इसने फिर से टर्न लिया, ठीक है, फिर से इसने एक यू टर्न लिया और अब आ गया ये C पॉइंट पर। अब C पॉइंट पर जो आया तो O पॉइंट से जहाँ से चलना शुरू किया और C पॉइंट यानी जहाँ पे आके रुक गया, तो ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट और C हो गया इसका फाइनल पोजीशन,
राइट। तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन होती है उसके बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, तो यही क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यानी कि जो भी इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर 25 किलोमीटर, राइट। तो यही क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम समझते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्शंस क्या होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्शंस को भी डिस्कस करना है। तो डायरेक्शन जो होती हैं वो होती है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इन डायरेक्शंस को फिजिक्स में हम दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, जैसे कि ईस्ट डायरेक्शन को हम बोल सकते हैं कि राइट डायरेक्शन, राइट। और वेस्ट को हम बोल सकते हैं लेफ्ट, ईस्ट को हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस नाम से भी हम बोल सकते हैं। वेस्ट को हम बोल सकते हैं आपका बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। ऐसे ही नॉर्थ को हम बोल सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन और साउथ को हम बोल सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि साउथ नीचे की साइड है और नॉर्थ जो है वो आपका ऊपर की साइड है। तो ये आपकी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई। अब देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ओ से जैसे सी पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, राइट, यानी कि पॉजिटिव साइड मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये राइट साइड में मूव कर रहा है। जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है, देखिए 5, 10, 15, 20, 25। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को समझें तो अगर ये जो ओ पॉइंट था या यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, अगर वो उल्टी डायरेक्शन में जाता, यानी कि इसकी डायरेक्शन बैकवर्ड हो जाती, वेस्ट साइड हो जाती, तो ये नेगेटिव की साइड मूव करने लगता, तो वो हो जाता आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो यहाँ पर एक हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक हो गया आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी तरीके से हम समझते हैं कि जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन ओ पॉइंट पर है, राइट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसने यहाँ से चलना शुरू किया और ये आ गया सी पॉइंट पर, राइट। अब ये सी पॉइंट पे आया और इसने फिर से एक टर्न लिया, फिर से ये घूम गया और फिर से ये वापस चला गया ओ पॉइंट पर, यानी कि इसने ओ पॉइंट से चलना शुरू किया था और वापस टर्न लेके ये ओ पॉइंट पर आ गया। अब हम देखते हैं कि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होगा। देखिए इनिशियल पोजीशन जो थी वो ओ पॉइंट पर थी, यहाँ से इसने चलना शुरू किया, और जो फाइनली ये राउंड लेके जो ये वापस आया तो इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो भी ओ पॉइंट पर हुई, यानी कि ओ से चला और ओ पे ही वापस आया। इसका मतलब हुआ कि इसने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो तो ज़ीरो हो गई, राइट। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी ओ है और फाइनल पोजीशन भी ओ है, राइट। अब हम समझते हैं एक डायग्राम जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर था, ए पॉइंट पर था, और इसने कोई रास्ता चूज़ किया, यानी कि ए पॉइंट से ये सी पॉइंट पे गया, उसके बाद फिर ये डी पॉइंट पे गया, फिर ये बी पॉइंट पर आया, राइट। तो ये जो टोटल इसने ये पूरा जो ट्रेवल किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, राइट, तो ये जो पूरा ट्रेवल किया ये हो गया इसका डिस्टेंस। और हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने देखा शॉर्टेस्ट वे क्या है, तो हम क्या करते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट क्या है बी, इनिशियल पॉइंट क्या है ए, तो इन दोनों के बीच एक स्ट्रेट लाइन हमने खींच दी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ए से लेके बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और जो हमने लॉन्ग पाथ जो पूरा हमने पॉइंट वाइज देखा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो हो गया आपका डिस्टेंस, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है।
नंबर 1 पॉइंट है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ path traveled by a body while moving from initial position to final position। यानी कि कोई भी बॉडी जो कि मूव कर रही है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए जितना भी लेंथ को कवर करती है, यानी जितनी भी डिस्टेंस, जितनी भी दूरी या लेंथ जो भी कवर करेगी उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। यानी कि इनिशियल पॉइंट है कोई और फाइनल पॉइंट है हमारे पास, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए जो सबसे छोटी दूरी होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है, जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। यानी कि स्केलर का मतलब है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी इसकी कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसमें आपका डायरेक्शन भी आती है और मैग्नीट्यूड भी आता है। थर्ड पॉइंट है, डिस्टेंस मीजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी जितनी भी डिस्टेंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, राइट। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से आ सकता है, यानी डिपेंड ऑन दी रेफरेंस पॉइंट। जो भी रेफरेंस पॉइंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रेफरेंस पॉइंट के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या रेफरेंस पॉइंट से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, राइट। देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड वेन एवर देयर इज अ मोशन। फिफ्थ पॉइंट में हमसे बोल रहे हैं कि कोई ना कोई डिस्टेंस कवर होती है। कब होती है, जब कोई भी चीज़ मोशन में होती है। यानी कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है, मोशन की स्टेट में है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होती ही है। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो सकता है, ये ज़ीरो हो सकता है इफ़ द बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। यानी कोई भी बॉडी अगर अपनी इनिशियल पोजीशन से ट्रेवल करना शुरू करती है और पूरा ट्रेवल अपना करने के बाद फिर से इनिशियल पॉइंट पर आ जाती है, तो दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, राइट। इसी के साथ ही 6 पॉइंट में है कि जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, मीटर होती है डिस्टेंस की, और यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट की ये भी क्या होती है, मीटर होती है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी। सो स्पीड क्या होती है, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जो कि किसी यूनिट टाइम में कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, कवर करती है, राइट। सो उसको हम बोलते हैं स्पीड। जैसे कि ये आपकी एक कार है, कार जो है वो ट्रेवल कर रही है, स्पीड कितनी है इसकी, 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कुछ डिस्टेंस कवर की है और कुछ टाइम में, यानी पर यूनिट टाइम में, राइट। सो यहाँ पर स्पीड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं कि डिस्टेंस कवर हो रही है, किसी डायरेक्शन की बात नहीं करते, राइट। सो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, राइट। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड आप इसके फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है इसको हम मीटर में मेज़र करते हैं और जो टाइम होता है इसको हम सेकंड्स में मेज़र करते हैं। सो सेकंड और ये हो गया मीटर, यानी कि स्पीड का जो एसआई यूनिट हो गया वो हो गया मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। अब वेलोसिटी भी एक तरीके से स्पीड ही है, लेकिन वेलोसिटी के अंदर एक चीज़ और ऐड हो जाती है, यानी कि डायरेक्शन। जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है किसी भी बॉडी के द्वारा किसी यूनिट टाइम में, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी डायरेक्शन की, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी एक तरीके की डिस्टेंस ही होती है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। इसमें डायरेक्शन भी आ जाती है। तो वेलोसिटी के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं, ना कि डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि
कोई गाड़ी है, कोई कार है, इज ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, यानी कि यहाँ तो कुछ वेलोसिटी तो है, इसकी कोई स्पीड भी है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी नॉर्थ साइड है, तो ये क्या कहलाएगी, इस कार की वेलोसिटी कहलाएगी। अब वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी ऐड हो गई। और वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, राइट। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो भी सेम होती है किसकी तरह, जो कि स्पीड है, स्पीड की यूनिट है, राइट। यानी कि स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकंड थी, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। इसकी यूनिट को भी आप इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको आप मीटर में मीज़र करते हैं, और जो टाइम होता है इसको आप किस में मीज़र करते हैं, सेकेंड्स में, राइट। सो इसकी यूनिट भी क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं कि जो स्पीड होती है और जो वेलोसिटी होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, राइट। सो स्पीड का फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जितना भी डिस्टेंस कवर करता है किसी भी यूनिट टाइम में उसको हम स्पीड बोलते हैं। और जो वेलोसिटी होती है उसमें क्या होता है कि जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है किसी भी यूनिट टाइम में उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि स्पीड के अंदर किसकी बात होती है, डिस्टेंस की, और वेलोसिटी के अंदर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सेकेंड पॉइंट है कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात होती है। द एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी ज़ीरो, यानी कि कोई भी बॉडी है अगर वो कुछ ना कुछ स्पीड में है या मूव कर रही है, चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस वो कवर करती ही है। तो जो भी उसकी एवरेज स्पीड आएगी यानी टोटल स्पीड जो आएगी उसको हम कभी भी ज़ीरो नहीं ले सकते, यानी कोई ना कोई उसकी वैल्यू निकल के आएगी ही। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी ज़ीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। कह रहे एवरेज वेलोसिटी, अगर हम टोटल वेलोसिटी निकालें किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो ज़ीरो हो सकती है। क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकता है। हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ज़ीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो रहा है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव। कोई भी मूव करती हुई बॉडी है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि चल रहा है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा स्पीड कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और जो वेलोसिटी होती है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, जैसा कि हमने अभी लास्ट वाली स्लाइड्स में डिस्कस किया था। डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मतलब जो भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जो ओरिजिन है, उससे किस डायरेक्शन में चीज़ मूव कर रही है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नेगेटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी, राइट। अब इसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड ही, जो कि है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जितनी भी उसकी अलग अलग स्पीड है, या सपोज कीजिए दो या दो से ज़्यादा अगर उसकी स्पीड है, तो हम क्या करते हैं जितना भी उसकी डिस्टेंस है, जितना भी उसने डिस्टेंस कवर की होगी उन सब का टोटल कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, और जितना भी टाइम उसको लगा उसको भी हम टोटल कर लेते हैं, और दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, जो भी इनिशियल वेलोसिटी होती है और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उन दोनों को सम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। भाई इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें तो ये u होती है, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो v होती है, यानी u प्लस वी अपॉन 2, ये किसका फॉर्मूला हो गया, एवरेज वेलोसिटी का। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट। सो इन दोनों को आपको अच्छे से लर्न करना है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ टाइप्स ऑफ मोशन।
मोशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? When a body travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझ लेते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये आपकी कार थी, राइट। ये जो गाड़ी थी पहले 0 मीटर पर थी, यानी ओ पॉइंट पर थी। सबसे पहले इसकी जो पोजीशन थी वो ओ पॉइंट पे थी। अब यहाँ पे उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है? 0 मीटर, यानी चलना शुरू किया होगा, रेस्ट में होगी। उसके बाद 2 सेकेंड्स के बाद, यानी 2 सेकेंड के बाद अब वो ए पॉइंट पर आ गई और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकेंड में, अगले 2 सेकेंड में वो बी पॉइंट पे आ गई और अब उसने कितने मीटर डिस्टेंस कवर की? 10 मीटर। ऐसे ही नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसने 15 मीटर डिस्टेंस कवर की और सी पॉइंट पे आ गई, और नेक्स्ट 2 सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर की और डी पॉइंट पे आ गई, राइट। अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें, तो 0 और 5 इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 मीटर का। ऐसे ही नेक्स्ट 5 to 10 में कितना डिफरेंस है? 5 मीटर। यानी कि जितने भी डिस्टेंसेस इसने कवर की हैं वो इक्वल इक्वल इंटरवल पर हैं, यानी यहाँ भी सब जगह 5 मीटर डिस्टेंस उसने आगे कवर की। और टाइम भी हम देख सकते हैं, टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स का, यानी पहले 2 सेकेंड में उसने 5 मीटर कवर किए, नेक्स्ट 2 सेकेंड में भी 5 मीटर कवर की और नेक्स्ट 2 सेकेंड में भी 5 मीटर, इसी तरीके से 20 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर की। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है और इक्वल आपका जो है टाइम भी लग रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अब हम देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। When a body travels unequal distance in equal interval of time, it is said to be non-uniform motion. यानी कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस चेंज होती जा रही है, राइट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे गाड़ी थी, ये कार थी, ये सबसे पहले ओ पॉइंट पे थी, उसके बाद ये ट्रैवल करके 4 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर की और ए पॉइंट पे आ गई। फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस, यानी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली। टाइम तो सेम रहा 2 सेकेंड और 2 सेकेंड, लेकिन इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो ज़्यादा कवर कर ली, तो ये बी पॉइंट पे आ गई 10 मीटर डिस्टेंस के साथ। अब उसके बाद उसने नेक्स्ट जो डिस्टेंस कवर की 13 मीटर डिस्टेंस कवर की और वो जो टाइम इंटरवल उसने लिया वो भी 2 सेकेंड का है। ऐसे ही नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो उसने 2 सेकेंड में 20 मीटर तक कवर कर ली। यानी कि आप देखते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, जैसे 4 मीटर और 10 मीटर के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 मीटर का। ऐसे ही 10 और 13 के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया और लास्ट वाला जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर का डिफरेंस आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस में कवर किया। तो इसका मतलब कि इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल है लेकिन डिस्टेंस जो कवर की जा रही है वो अनइक्वल है। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यानी एक्सेलरेशन क्या होता है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, रेट का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि टाइम के साथ जो भी वेलोसिटी बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसा कि आपको पता है इसमें मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आती है, राइट। अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हम एक्सेलरेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लेडी है, लेडी जो है ये साइकिलिंग कर रही है,
राइट। मान के चलते हैं यहाँ पर जब इसने साइकिलिंग करना स्टार्ट किया होगा तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, इसकी वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम ये क्या करेगी, साइकिल चलाएगी। साइकिल चलाने के बाद कुछ टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई, यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब यहाँ पे देखिए चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी है, देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी थी 6 और इनिशियल वेलोसिटी थी 4, तो दोनों को हम डिफरेंस निकाल सकते हैं 6 माइनस 4, यानी चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। और कितने टाइम में, मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक जो भी साइकिल इसने चलाई है उसमें उसे टाइम लगा 2 सेकेंड, राइट। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी जो कि इस पॉइंट पे थी, स्टार्टिंग पॉइंट पे थी, राइट। और v क्या है फाइनल वेलोसिटी जो कि उसकी लास्ट वाले पॉइंट पे थी, राइट। और t क्या है टाइम टेकन, जितना भी टाइम यानी कि 2 सेकेंड्स लिए थे ना उसने, तो 2 सेकेंड क्या हो गया, टाइम हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनता है v माइनस यू अपॉन टी, राइट। यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा 6 माइनस 4 अपॉन 2, यानी a की वैल्यू जो आ गई हमारी सॉल्व करके ये आ गई 2 अपॉन 2, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये a की वैल्यू आ गई, राइट। अब हम देखते हैं आगे कि जो a है यानी एक्सेलरेशन है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ये पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव और ज़ीरो कैसे होता है, ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन, अब नेक्स्ट पॉइंट आप बहुत ध्यान से समझना, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन एंड डी एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन का। अब देखिए जैसे ये लेडी है, इसने साइकिलिंग ये कर रही थी, साइकिल चलाते चलाते इसने यहाँ पर जब ये यहाँ इस पॉइंट पर आ गई तो इसने क्या किया, इस पर ब्रेक लगा दिया, साइकिल में ब्रेक लगाया। अब जब साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल क्या हो जाती है, उसकी जो गति है वो कम हो जाती है, राइट। यानी उसका जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड थी, राइट। अब जब इसने ब्रेक लगाया तो मान के चलते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब जितना भी चेंज होता है यानी कि वेलोसिटी जितनी भी कम होती है, राइट, उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी में जो भी चेंज होता है, जो कम वेलोसिटी आती है उसे हम बोलते हैं डिक्रीज इन वेलोसिटी। अब हमारी जो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल कितनी थी 4 मीटर पर सेकेंड। इसको हम जब एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3 माइनस 4 अपॉन 2, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ नेगेटिव आएगा। आप इसे माइनस करके कट करेंगे तो आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन जब आता है यानी माइनस में जो वैल्यू आती है किसकी वजह से, डिक्रीज इन वेलोसिटी की वजह से, तो इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर इसका दूसरा नाम होता है डी एक्सेलरेशन, राइट। अब हम इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। ऐसा यूनिट होती है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, ये होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंड आ रहा है डिवाइड में 2 टाइम आ रहा है, तो अगर हम एक्सेलरेशन की यूनिट निकालेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो सेकंड है वो 2 टाइम आ रहा है, यानी कि सेकंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो हमारा एक्सेलरेशन की जो यूनिट बन गई वो क्या हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब हम समझते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि u और v ये दो वेलोसिटी है,
u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी और v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी। जब भी इनिशियल वेलोसिटी यानी u की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी यानी v की वैल्यू से कम होती है तो हमारा जो एक्सेलरेशन आता है वो पॉजिटिव आता है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि v माइनस यू अपॉन टी होता है। अब v की वैल्यू हमने कंसीडर करी कि 70 मीटर पर सेकेंड यानी ज़्यादा है किससे, u की वैल्यू से यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड से। अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, यहाँ पर टाइम हमने कंसीडर किया है 5 सेकेंड। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आंसर किस में आ रहा है, प्लस में पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब हम समझते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन में u यानी इनिशियल वेलोसिटी हायर होती है, ज़्यादा होती है किससे, फाइनल वेलोसिटी से। यहाँ हम कंसीडर करते हैं इनिशियल वेलोसिटी 50 है और फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है और टाइम हमने ले रखा है 2 सेकेंड। अब हमें फॉर्मूला पता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, राइट। यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी 40 माइनस 50 अपॉन 2। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके इतना आया -10, क्योंकि जब हम 40 में से 50 को माइनस करेंगे तो जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा, यानी -10 अपॉन 2। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये आ रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। अब हम देखते हैं क्या एक्सेलरेशन ज़ीरो भी हो सकता है। यस, सो एक्सेलरेशन ज़ीरो भी हो सकता है। किस कंडीशन में, जब u और v आपस में कैसे हों, इक्वल हों, राइट। यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है तो हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा निकल के वो आएगा ज़ीरो। हम कंसीडर करते हैं कि u जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड है और v की वैल्यू हमने कंसीडर की 40 मीटर पर सेकेंड, दोनों इक्वल हैं। टाइम हमने एज्यूम कर लिया कि 5 सेकेंड है। इसको हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूले में रख के, तो 40 माइनस 40 अपॉन 5, तो 40 माइनस 40 कितना हो गया, ज़ीरो, यानी 0 अपॉन 2, आंसर कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो एक्सेलरेशन भी पॉसिबल है। कब, जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज हमारी इक्वल हो, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर का न्यू कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और सेकंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक आ रहा है डिस्टेंस और दूसरा आ रहा है टाइम, यानी कि ये जो ग्राफ बनता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में बनता है। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, राइट। और अगर हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड को हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसको रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके हैं। एक है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। यूनिफॉर्म स्पीड जैसे कि आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है, राइट। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो उसकी स्पीड कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। सो सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो फर्स्ट पार्ट है यूनिफॉर्म स्पीड, इसके ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिख रहा होगा। हमें पता है कि ग्राफ के ऊपर कौन कौन सी एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है और दूसरी होती है वाई एक्सिस, राइट। अब एक्स एक्सिस पे लिया गया है टाइम और वाई एक्सिस पे लिया गया है डिस्टेंस, यानी ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है ये किस किस के बीच में है, एक टाइम और दूसरा डिस्टेंस के बीच में। टाइम की जो यूनिट है वो हम ले सकते हैं मिनट्स, सेकंड्स या फिर आवर्स, और डिस्टेंस की जो यूनिट है वो आप ले सकते हैं किलोमीटर, मीटर या फिर सेंटीमीटर। ये जो यूनिट्स हमें लेनी है ये डिपेंड करेगा सिचुएशंस के ऊपर। जिस तरह की सिचुएशन क्वेश्चन में हमें दी होगी वैसे ही यूनिट हमें यहाँ पर यूज़ करनी है, राइट। अब यहाँ जो आपको ग्राफ दिख रहा है इस पर ये ओ पॉइंट से एक लाइन जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जिस पे आपको ये ए पॉइंट और बी पॉइंट भी दिख रहे होंगे, राइट। अब अगर हमसे ये पूछा जाता है कि ए और बी इनके बीच की स्पीड या फिर वेलोसिटी निकालिए,
सो वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन, जो रेड कलर की लाइन वर्टिकली शो हो रही है, वो हम खींचेंगे किसके ऊपर, टाइम एक्सिस के ऊपर, राइट। और इसको हम नाम दे देंगे T1। ऐसे ही बी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे और इसको नाम दे देंगे T2, राइट। इसी तरीके से जो ए पॉइंट है, इससे हम डिस्टेंस एक्सिस यानी जो वाई एक्सिस डिस्टेंस वाली एक्सिस है, इस पर भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ए पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टेंस एक्सिस पे आपको दिख रही होगी रेड कलर की, राइट। इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको नाम हम दे देंगे S1। सेम ऐसे ही हम बी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको नाम हम दे देंगे S2, राइट। अब हमसे अगर बोलते हैं कि स्पीड निकालो या फिर वेलोसिटी निकालो, तो आपको पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी s अपॉन टाइम टेकन, जितना भी टाइम लिया गया है, राइट। अब a और b पॉइंट के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, S2 में से, ये जो S2 है इसमें से हमें S1 को माइनस करना होगा, राइट। और हमें अगर टाइम निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच का, तो हमें जो टाइम है T2 और टाइम T1, इन दोनों को माइनस करना होगा। यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो आ जाएगी S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। यानी कि ग्राफ से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उसको आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये जो सेकंड वाला ग्राफ है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो लाइन आती है, जो ओ पॉइंट से आपको लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, ये हमेशा कैसी आती है, कर्व्ड आती है। यानी कभी भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, क्योंकि मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। यहाँ पर भी अगर आपको स्पीड या फिर वेलोसिटी निकालनी है तो आप सेम वैसे ही करेंगे। जिन भी पॉइंट के बीच में आपको स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है, वहाँ से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उनके बीच का डिफरेंस निकाल के डिवाइड करके वेलोसिटी निकाल देंगे। यानी कि वहाँ पे भी सेम यही फॉर्मूला बनेगा, v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर वेलोसिटी की बात होती है और टाइम की बात होती है। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहले हम इन जो फर्स्ट के जो टू ग्राफ्स हैं इनको समझते हैं। ये जो दो ग्राफ हमने बनाए हैं, एक है यूनिफॉर्म मोशन के लिए और दूसरा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, राइट। जो फर्स्ट वाला ग्राफ है उस पर आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है इस पे टाइम लिया गया है और जो वाई एक्सिस है इस पे वेलोसिटी ली गई है। टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड्स में होती है और जो वेलोसिटी है इसको हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं, राइट। ऐसे ही जो सेकंड वाला ग्राफ है इसमें भी एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ली गई है, राइट। अब हम देखते हैं, अब ये जो ब्लू वाली लाइन है ये शो करती है एक्सेलरेशन को, राइट। इस ब्लू लाइन को हम स्लोप भी बोलते हैं, यानी स्लोप ऑफ द ग्राफ। ऐसे ही सेकंड वाला जो ग्राफ है, जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को, राइट। सो ये दोनों क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। कि ये जो फर्स्ट ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो अब ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, राइट, इसमें हम अगर नोटिस करें तो यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये कैसी आ रही है, ये एकदम पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस है, राइट। अब इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कोई भी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, यहाँ पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, राइट। अब ये जो सेकंड वाला ग्राफ है, यहाँ पर आपको जो ब्लू लाइन शो हो रही है एक्सेलरेशन की, ये कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पर जो है वेलोसिटी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है टाइम के साथ, इसलिए इसका जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरीके का बन रहा है। कोई हमें पैरेलल लाइन शो नहीं हो रही है, यहाँ पर हमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है वेलोसिटी के अंदर, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। सो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब अगर हमसे कोई बोले कि
कोई भी दो पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए। सो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर हमें फर्स्ट ग्राफ में निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो रेड कलर की दिख रही है, किस पर, टाइम एक्सिस पे। ऐसे ही बी पॉइंट से एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पे, और इन दोनों पॉइंट्स को मान लेंगे सी और डी पॉइंट, राइट। अब ये जो इनके बीच का एरिया होगा, जो ग्रीन कलर का आपको ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इनके बीच का एरिया, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो भी इनके बीच का एरिया होगा, यानी ये रेक्टेंगल बन गया आपका ए बी सी डी, तो इनके बीच का जो भी एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, डिस्टेंस होगी, किसके बीच की, ए और बी पॉइंट के बीच की, राइट। ऐसे ही सेकंड ग्राफ जो है, इसमें हमसे अगर कोई कहता है कि ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालिए, तो सेम उसमें भी हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पे और उसको हम डी पॉइंट मान लेंगे। ऐसे ही जो बी पॉइंट है, इससे भी हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम मान लेंगे सी पॉइंट, राइट। अब आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी, ये जो शेडेड पोर्शन है ग्रीन कलर का, इस पोर्शन का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे। अब ये जो एरिया निकल के आएगा, ये एरिया ही क्या होगा, डिस्टेंस होगी, किस पॉइंट के बीच की, ए और बी पॉइंट के बीच की, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे जो लास्ट वाले टू ग्राफ्स हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात आती है तो हमेशा हमने जैसे लास्ट वाली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि ग्राफ कैसा बनता है, कर्व्ड बनता है, राइट। तो यहाँ पे भी अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, उसकी वेलोसिटी को हमें दिखाना है तो एक कर्व लाइन से शो करेंगे, जैसे कि ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, राइट। और अगर हमें शो करना है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी जब ए की वैल्यू माइनस में आए, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो रिटार्डेशन क्या होता है, डिक्रीज इन वेलोसिटी, यानी कि जब भी आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन आए तो आप ग्राफ को इस तरह से शो कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो ग्राफ की लाइन आपको शो हो रही है, ये क्या है, डाउनवर्ड है और कर्व्ड है, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच नेम इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन तीन टाइप की होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस हैं, इनके कुछ और नेम भी होते हैं, राइट। फर्स्ट इक्वेशन को हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वेलोसिटी और टाइम आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे v और u क्या होते हैं, वेलोसिटी, और t फॉर क्या है, टाइम, राइट। सो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ऐसे ही जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में यहाँ पे s क्या होती है, पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की, और टाइम t फॉर टाइम, यानी किसी भी इक्वेशन में अगर पोजीशन और टाइम आए तो आप उसे पहचान सकते हैं कि वो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। ऐसे ही जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका दूसरा नाम होता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे पोजीशन यानी s आ रहा है और वेलोसिटी यानी u और v क्या है, वेलोसिटी, राइट। तो क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में, वो दोनों तरीके से आ सकता है, राइट। या तो ऐसे आएगा कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इक्वेशन को प्रूव करके बताइए, राइट, या फिर डायरेक्टली उनके नेम दे देंगे कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन को प्रूव करके दिखाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए कौन से नंबर की इक्वेशन को हमें प्रूव करना है, राइट। वो आप इनके नेम से रिलेट कर सकते हैं, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको कैसे प्रूव करते हैं ग्राफ की हेल्प से, राइट। सो देखिए, आपको यहाँ पर एक ग्राफ शो हो रहा होगा। इस ग्राफ पर जो x एक्सिस है, इस पर हमने लिया है टाइम t, और जो y एक्सिस है, इस पर हमने रिप्रेजेंट किया है वेलोसिटी को, राइट। अब देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है जो a पॉइंट पर है और कुछ टाइम बाद
चलते चलते वो किस पॉइंट पर आ गया, बी पॉइंट पर आ गया। अब ए पॉइंट पे उसकी कुछ अपनी वेलोसिटी रही होगी, यानी ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, u। ऐसे ही जब वो बी पॉइंट पर आया तो बी पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, जो किस पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर। अब हम क्या करेंगे, जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन सी एक्सिस पर, टाइम एक्सिस पे। और ऐसे ही बी पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी वाली एक्सिस पर, यानी हमने बी सी और बी ई दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है बी पॉइंट से। अब ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर क्या शो हो रहा था, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की। तो ग्राफ पे हम कैसे शो करेंगे, ओ से ए, यानी ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी को ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, बी से सी तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि बी सी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए बी सी और ओ ई आपस में कैसी है, ये वाली लाइन और ये जो पूरी BC वाली लाइन है ये आपस में पैरेलल है, यानी इन दोनों को ही हम फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं। अब जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ करेंगे जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, राइट, यानी AD। हमने एक AD लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल हो गई टाइम एक्सिस के। अब जो AD है, ये जो AD लाइन है ये भी T को रिप्रेजेंट करेगी, टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि OC लाइन भी किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, टाइम को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो दोनों पैरेलल है, तो आपस में इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, राइट। अब देखिए हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम t, यानी कि ऑब्जेक्ट A से B तक पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस u। सो बी सी माइनस ओ ए हम लिख सकते हैं, बी सी क्या है, v की वैल्यू, और ओ ए क्या है ग्राफ पर, u की वैल्यू, यानी बी सी माइनस ओ ए हो गया चेंज इन वेलोसिटी। अब जो ओ ए है इसको हम सी डी के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि जो ओ ए है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है, तो हमने इसको चेंज करके लिख दिया। अब दोनों को अगर हम माइनस करें, यानी ये जो बी सी वाली लाइन है, ये जो बी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, इसमें से अगर हम सी पॉइंट से डी पॉइंट तक, यानी कि यहाँ तक की डिस्टेंस को माइनस करें, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, यानी कि बी से डी तक। तो हमने इन दोनों को माइनस करके लिख दिया बी डी, राइट। अब देखिए लेकिन जो बी सी है वो तो v है, फाइनल वेलोसिटी, और जो सी डी और ओ ए है वो इनिशियल वेलोसिटी है। सो हमारे पास आया था अभी बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी, जो हमने यहाँ से निकाला था। तो इन दोनों के प्लेस पे हमने रख दिया v माइनस यू। अब आप देखिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी हमने अभी कितना निकाला, चेंज इन वेलोसिटी आया था हमारा bd, तो हमने लिखा bd, और टाइम टेकन हमारा कितना आया था ad, तो ad लिख दिया हमने नीचे। और ad के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, oc को भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया bd अपॉन oc। अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी तो कितनी हो गई, v माइनस यू अपॉन टी, यानी a इज इक्वल टू आ गया v माइनस यू अपॉन टी। अब t को हम मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ में, तो at इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू, और u को हम एक साइड ले जाएंगे, u को हम at की साइड ले जाएंगे, तो u यहाँ पे माइनस का है और जब at की साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब हम देखते हैं जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए भी हमने सेम ग्राफ का यूज़ किया है जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लिया था, राइट। यहाँ पर भी x एक्सिस पर टाइम लिया है और y एक्सिस पे वेलोसिटी ली है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन थी वो a पॉइंट पे थी और बाद में वो ऑब्जेक्ट b पॉइंट पे आ गया, यानी यहाँ एक स्लोप बन रहा है a से b तक, जैसे कि पहले वाली इक्वेशन में बन रहा था, और ये स्लोप किसका होगा, एक्सेलरेशन का स्लोप होगा, राइट। अब अगर हमें निकालनी है इनके बीच की डिस्टेंस, राइट, जैसे कि आपको दिख रहा है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s यानी डिस्टेंस आता है, तो अगर हमें a से b के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे का जो भी एरिया है उसको ले लेंगे, राइट। यानी कि अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि
ये जो स्लोप के नीचे का एरिया है, जितना भी ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक जाने के लिए एरिया कवर किया, वो एरिया क्या शो करेगा? डिस्टेंस को, राइट। सो जो डिस्टेंस होगी, जितनी भी ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए कवर की होगी, वो क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ ए बी सी ओ। ए बी सी ओ क्या है? एक ट्रेपेजियम है, राइट। यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई होगी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो कितनी हो जाएगी? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, राइट। ओ ए बी और सी। अब ये जो ट्रेपेजियम है ओ ए बी सी, ये दो चीज़ों से मिलके बना है। एक पोर्शन है जिसको मैंने रेड से शेड किया हुआ है, यानी कि ये ट्राइंगल वाला पोर्शन, और एक पोर्शन है जिसको मैंने ब्लू से शेड किया हुआ है, यानी रेक्टेंगल वाला पोर्शन। इन दोनों को मिला के ही किसका एरिया बन जाएगा? इस पूरे ट्रेपेजियम ओ ए बी सी का, राइट। अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ कितनी हो गई रेक्टेंगल की? ओ ए, और इसकी जो ब्रेथ हो गई वो कितनी हो गई? ओ सी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बेस कितना हो गया ट्राइंगल का? ए से लेके और डी तक ये वाली लाइन, और हाइट कितनी हो गई ट्राइंगल की? बी से लेके डी तक, यानी ये इसकी हाइट हो गई, राइट। अब हम देखेंगे ग्राफ पे जो ओ ए है, ओ से लेके ए तक, ये क्या चीज़ थी? जैसे हमने पहले वाले ग्राफ में देखा था, ओ से ए तक क्या चीज़ थी? इनिशियल वेलोसिटी थी। तो ओ ए क्या है? यू। ओ सी क्या है? टी, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के अलॉन्ग था। तो ए डी भी क्या हो जाएगा? ओ सी के इक्वल, क्योंकि ए डी और ओ सी आपस में बराबर हैं, यानी दोनों क्या हो जाएंगे? टाइम, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे? टी के इक्वल हो जाएंगे। एंड बी डी, बी डी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी v माइनस यू इज इक्वल टू होता है ए टी। ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, राइट। सो हम ये सारी वैल्यू, जितनी भी हमने वैल्यूज निकाली हैं, इसको हम एरिया में पुट कर देंगे, राइट। सो ओ ए के प्लेस पे हमने पुट किया u, और ओ सी के प्लेस पे हमने पुट कर दिया t। ऐसे ही ए डी के प्लेस पे हमने पुट कर दिया t, और बी डी के प्लेस पे हमने पुट कर दिया ए टी, राइट। क्योंकि बी डी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, और v माइनस यू किसके इक्वल आया था? ए टी के इक्वल। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, यानी s इज इक्वल टू आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि t की t से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमने लिख दिया t का स्क्वायर, राइट। सो ये हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं जो मोशन की थर्ड इक्वेशन होती है, यानी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको किस तरह से प्रूव करते हैं? सो इसको प्रूव करने के लिए हमने सेम ग्राफ यूज़ किया है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे भी हमने टाइम लिया है, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लिया है, राइट। अब यहाँ पे भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पोजीशन ए पॉइंट पे थी, और कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे चला गया, यानी कि एक स्लोप आपको दिख रहा है, जैसे कि लास्ट वाली स्लाइड्स में आपको दिख रहा था। और ये स्लोप किसका होता है? एक्सेलरेशन का स्लोप होता है, राइट। अब अगर हमें ए से बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? एरिया देख लेते हैं कि उस स्लोप के नीचे का एरिया कितना है। यानी कि इस स्लोप के नीचे का जो एरिया है वो क्या होगा? ओ ए बी सी, यानी ये जो ट्रेपेजियम आपका बन रहा है, इस ट्रेपेजियम का एरिया ही क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी, राइट। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, राइट। अब ये जो ट्रेपेजियम है, इसका एरिया हमने पिछली वाली स्लाइड, यानी जब हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया था, तब भी यूज़ किया था, राइट। और यहाँ पर भी डिस्टेंस हम इसी ट्रेपेजियम को देख के निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम एरिया निकालेंगे वो थोड़ा अलग टाइप से निकालेंगे, राइट। सो जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। वो फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू अल्टीट्यूड, राइट। सो इसकी जो पैरेलल साइड है ओ ए बी सी, जो आपका ट्रेपेजियम है, इसकी पैरेलल साइड कौन कौन सी हो गई? एक तो ये वाली लाइन हो गई, यानी ओ ए, राइट। और दूसरी पैरेलल लाइन हो गई बी से लेके सी तक, यानी बी सी। तो ये दोनों तो इसकी पैरेलल साइड हो गई, इनका सम कर दिया। इनटू ओ सी, ओ सी क्या चीज़ है? ओ सी जो है अल्टीट्यूड है। आप देख सकते हैं कि टाइम एक्सिस जो है, इसमें ओ सी लाइन क्या शो कर रही है? अल्टीट्यूड को शो कर रही है, क्योंकि ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, परपेंडिकुलर होता है अल्टीट्यूड, राइट।
अब ग्राफ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो OA की वैल्यू है वो हो जाएगी u, क्योंकि ये OA लाइन किसको शो कर रही थी, इनिशियल वेलोसिटी u को शो कर रही थी। ऐसे ही जो BC है, BC क्या शो कर रही थी, BC शो कर रही थी v यानी फाइनल वेलोसिटी को, राइट। और OC किस पर है, टाइम एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा स्मॉल t, राइट। सो ये सारी वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं इसको हम ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, और OA और BC की वैल्यू हमने पुट की और हमने इसको अरेंज कर दिया V प्लस U में, राइट। और OC की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, T, यानी इंटू T, राइट। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने अभी पिछली स्लाइड्स में पढ़ी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या निकाल सकते हैं, t की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये जो u है, u को हम इस साइड भेज देते हैं, यानी v माइनस यू हो जाएगा। a को जब हम इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे तो वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, यानी इससे t की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, राइट। अब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से जो t की वैल्यू हमने निकाली थी वो हम पुट कर देंगे, राइट। यानी सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टाइम t फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1, राइट। सो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में तो हो जाएगा S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस यू तो इसमें ऑलरेडी है, और ये जो t है, t के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, v माइनस यू अपॉन ए, जो हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिला है। अब हम देखते हैं यहाँ पर है v प्लस यू और यहाँ है v माइनस यू, और हमें एक फॉर्मूला भी पता है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही जो फॉर्मूला है यहाँ पर हमने पुट कर दिया, यानी v प्लस यू और v माइनस यू, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया हमने, राइट। और नीचे 2 की a से भी मल्टीप्लाई हो रही है तो नीचे हो जाएगा 2a, राइट। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या हो गई, 2as। अब ये वाला जो 2a है वो s के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी बन जाएगा 2as इज इक्वल टू बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये क्या प्रूव हो गई, ये हमारी प्रूव हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे इस चैप्टर मोशन का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी बॉडी व्हेन इट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन दैट कंडीशन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो उसका मोशन यानी उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि पाथ कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, और एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर जो टर्म आई है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको भी हम समझ लेते हैं ये क्या होती है। If a velocity changes constantly at a constant rate, then the acceleration is called uniform acceleration। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंटली, यानी कि लगातार चेंज हो रही है एक कांस्टेंट रेट से, तो उसका जो एक्सेलरेशन कहलाएगा वो कैसा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब सर्कुलर मोशन को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। आपको ये एक इमेज दिख रही होगी, यहाँ पे अर्थ कहाँ है, सेंटर पे है, राइट। और इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में एक सैटेलाइट क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी मोशन की स्टेट में है। अब जैसे जैसे ये मूव करेगी तो हर पॉइंट पे, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। यहाँ पर कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ और होगी। ऐसे ही जैसे जैसे आगे मूव करेगी हमेशा इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज ही होती जाएगी, राइट। और हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे। यानी कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
तो ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है कांस्टेंट रेट से, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। और क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पर हो रहा है, सो इस सैटेलाइट का जो मोशन है वो कैसा हो गया, सर्कुलर मोशन, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब आपको देखिए एक और सर्किल दिख रहा होगा। आप मान के चलते हैं एक सर्किल है जिसका जो सेंटर है वो ओ पॉइंट पे, और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो एक चक्कर में, यानी कि 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसने कितनी डिस्टेंस तय की होगी। अब क्योंकि वो इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, और सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, 2πr, यानी सर्कमफेरेंस के इक्वल होती है। तो एक चक्कर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2πr के इक्वल हो जाएगी। और पाई की वैल्यू हमें पता है ये कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, राइट। सो अगर न्यूमेरिकल आता है और क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि एक रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर तय करने में कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, 2πr, यानी जो रेडियस गिवन होगी उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और पाई की वैल्यू लगा देंगे, सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगी, राइट। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि स्पीड कितनी होगी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड निकालिए, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस हमने अभी निकाली 2πr, तो हम क्या करेंगे, एस के प्लेस पे डिस्टेंस यानी 2πr रख देंगे, और नीचे क्या आ गया, टी। यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया, स्पीड इज इक्वल टू हो गया 2πr अपॉन टी। अब इन दोनों फॉर्मूलों का जो यूज़ है वो आप कहाँ पर करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में करेंगे, राइट। सो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। तो हमारा जो चैप्टर मोशन था वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।